लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आलोक से राजपूत आपका स्वागत करता हूं। 12वीं की कक्षा में विशेष तौर पर बायोलॉजी विषय के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग चेक कर रहे हैं और एनसीईआरटी के बुक के आधार पर जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर प्रश्न पूछा जाता है जैसे गर्भाशय की जो अंतः स्तर है, गर्भाशय की अंतः स्तर जिसे हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, उसका क्या कार्य है। कुछ और भी प्रश्न है जैसे व्हाट इज मेनोपॉज, ग्राफियन पुटिका या ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित आरेख बनाएं, नामांकित चित्र बनाएं। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाएं। निम्नलिखित के कार्य लिखें। उदाहरण के तौर पर कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे हम मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं, इसकी कार्यविधि किस प्रकार से संचालित होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है। नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनर एंड मिडल वॉल ऑफ ह्यूमन यूट्रस। मनुष्य की जो गर्भाशय है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मादा प्रजनन अंग की बात कर रहे हैं। जो गर्भाशय होती है उसमें मध्य स्तर और अंतः स्तर का क्या कार्य होता है या मिडिल लेयर का क्या कार्य होता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और एक और प्रश्न दिया गया है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ओवरी का चित्र बनाने के लिए आता है, सेक्शन बनाने के लिए आता है, टीएस ऑफ ओवरी का लेवल डायग्राम बनाने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर आप तब कर पाएंगे जब आप मादा प्रजनन अंग को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि यदि आप प्रजनन अंगों की बात कर रहे हैं, प्रजनन अंगों को दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य प्रजनन अंग और इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक प्रजनन अंग। आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनको सबसे पहले हम समझेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ओवरी की आंतरिक संरचना पूछी जाती है तो उससे संबंधित कौन से प्रश्न हैं और कैसे हम डायग्राम बना पाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनल ऑर्गन है जिसका नाम है ओवरी, याद रखना पड़ेगा आपको, ओवरी जिसे हम अंडाशय के नाम से भी जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं हल्की गुलाबी रंग की बादाम की आकृति की दिखाई देने वाली एक संरचना होती है, ग्रंथिल संरचना होती है जिसके माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है और विशेष तौर पर अंडाशय के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो है फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम कहीं ना कहीं गर्भनाल के फैलोपियन ट्यूब को हम नलिकाकार संरचना के रूप में समझते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका एक सिरा कहीं ना कहीं यूट्रस या गर्भाशय के माध्यम से जुड़ा होता है, एक नलिकाकार संरचना होती है। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका नाम है यूट्रस या गर्भाशय, याद रखना पड़ेगा आपको कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये गर्भाशय का चित्र है। गर्भाशय नाशपाती की आकृति की दिखाई देने वाली संरचना होती है और विशेष तौर पर यदि हम बाहर से अंदर की ओर देखें बाहर से अंदर की ओर जो गर्भाशय होता है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। बाहर का जो स्तर होता है उसे हम पेरीमीट्रियम के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर का जो स्तर होता है उसे हम मायोमीट्रियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, गर्भाशय की मध्य दीवार जो होती है उसे हम मायोमीट्रियम के नाम से जानते हैं। और आपको याद रखना होगा
कि मायोमीट्रियम के संकुचन से ही लेबर पेन क्रिएट होते हैं। प्रेगनेंसी अवस्था की मैं बात कर रहा हूं। 9वें महीने में सामान्य तौर पर एक प्रेग्नेंट वुमन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि लेबर पेन क्रिएट हो रहे हैं। उसका कारण होता है मायोमीट्रियम में संकुचन, और उस संकुचन के लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं आपको स्टूडेंट ये बताना चाहूंगा कि इससे संबंधित जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें हार्मोन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मायोमीट्रियम में संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम प्रसव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि जो गर्भाशय है इसमें 3 दीवारें पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली दीवार को हम पेरीमीट्रियम कह रहे हैं। दूसरे नंबर वाली जो वॉल थी इसे हम मायोमीट्रियम के नाम से जानते हैं, और सबसे अंदर वाली जो सतह होती है उसे हम एंडोमीट्रियम के नाम से जानते हैं, एंडोमीट्रियम। स्टूडेंट ये भी पूछा जाता है कई दफा फ्लो चार्ट के माध्यम से कि बाहर से अंदर की ओर गर्भाशय के स्तर को जमाइए, अरेंज कीजिए, या अंदर से बाहर की ओर अरेंज कीजिए। तो हमें लेयर्स मालूम होनी चाहिए कि गर्भाशय में सबसे बाहर की ओर पेरीमीट्रियम पाया जाता है, मध्य स्तर जो होता है वो मायोमीट्रियम होता है, और सबसे आंतरिक स्तर जो होता है वो एंडोमीट्रियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। सो अल्टीमेटली जो हमारा जो उद्देश्य था, एक्चुअली मैं बोल रहा था कि सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। आपको पता चल गया कि ओवरी पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, गर्भाशय पाया जाता है। गर्भाशय का जो निचला क्षेत्र होता है वो कहीं ना कहीं सर्विक्स के नाम से जाना जाता है, और सर्विक्स के बाहर की ओर वेजाइनल कैनॉल पाई जाती है, और उसके अल्टीमेटली बाहर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अल्टीमेटली जो ओवरी है, अंडाशय जो है, इसका चित्र पूछा जाता है, आंतरिक संरचना परीक्षा में पूछी जाती है, और उससे संबंधित कौन से हार्मोन्स का स्त्राव किया जाता है ये प्रश्न आता है। अल्टीमेटली यदि हम किसी ओवरी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, और अल्टीमेटली ओवरी के अंदर जो अंडाणुओं का निर्माण है या ओवम का प्रोडक्शन जो है, ओवम का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको अगर हम देखते हैं तो हमें समझना होगा कि जो ओवरी है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है और किस प्रकार के उसके अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है यहाँ पर कि यदि हम चर्चा करते हैं कि अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। एक्चुअली अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम अंडजनन या oogenesis के नाम से जानते हैं, और एक्चुअली जो oogenesis होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो जो पहली अवस्था होती है उसे हम प्रोलिफरेशन प्रावस्था कहते हैं। अंडजनन की जो अवस्थाएं हैं उसको 3 स्टेजेस में कन्वर्ट किया गया है। नंबर फर्स्ट है प्रोलिफरेशन प्रावस्था। एक्चुअली इन प्रावस्थाओं को समझने के लिए हमें जो ओवरी है उसकी आंतरिक काट को समझना होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। तो जो ओवरी है इसका जो आउटर लेयर होता है, एक्चुअली इसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि जो अंडाशय है उसकी बाहरी दीवार को हम कॉर्टेक्स कह रहे हैं, और इसका जो मध्य क्षेत्र होता है इसको हम मेड्यूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इसको? मेड्यूला। बाहर वाला क्षेत्र कॉर्टेक्स कहला रहा है, जो कि संयोजी ऊतकों के माध्यम से बना हुआ है, और जो मध्य क्षेत्र होता है जिसमें कहीं ना कहीं रक्त केशिकाएं और दूसरी सेल्स पाई जाती हैं, उन्हें हम मेड्यूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि एक्चुअली जो ओवरी है इसमें भ्रूणीय अवस्था में भी, जब किसी हम प्रेग्नेंट वुमन के गर्भ की बात यदि हम कर रहे हैं, जिसमें कि महिला फीटस या हम ये कह सकते हैं कि फीमेल फीटस जब ग्रो कर रहा है, या भ्रूणी अवस्था की मैं बात करना चाह रहा हूं, तो जो शिशु है जो भ्रूणी अवस्था में है और वो फीमेल है, उसकी ओवरी में जन्म से ही कहीं ना कहीं क्या पाए जा रहे हैं? प्रीमॉर्डियल फॉलिकल या प्राथमिक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम 2 चीजों को समझ रहे हैं, एक तो प्रोलिफरेशन प्रावस्था भी हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम ओवरी की जो आंतरिक संरचना है उसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो
प्रोलिफरेशन प्रावस्था जो होती है वो कब चालू होती है? ये इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फीटस गर्भ के अंदर होता है, 7 माह की होती है। उस समय ही उसकी ओवरी में क्या पाए जाते हैं? प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं। प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहीं ना कहीं एफएसएच के प्रभाव में, या ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन करके कहीं ना कहीं क्या बना लेती हैं? अपने ही जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और जन्म के पश्चात कहीं ना कहीं ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स के प्रभाव में, हमें हार्मोन्स की चर्चा करनी है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एफएसएच। स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, मैंने जैसे बोला है कि इस चैप्टर में हार्मोन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो एफएसएच हार्मोन है, जिसे हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये वो हार्मोन होता है जो कहीं ना कहीं फॉलिकल्स को उद्दीप्त करने का काम करता है। जन्म हो गया, महिला शिशु की बात कर रहे हैं हम लोग, जन्म से उसके पास क्या है? उसकी ओवरी में प्राथमिक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। समसूत्री विभाजन के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपने जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। 18 साल की एज, जिसे हम प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, उस अवस्था में 18 का एज मेडिकल साइंस में है, जो कि आज का जो हमारा समय है उसमें 18 साल नहीं रह गया है। ये अलग अलग इंडिविजुअल्स पर वेरी करता है, 12, 13, 14, 15, लेकिन 18 का जो एज है, 18 साल की उम्र को मेडिकल साइंस में प्यूबर्टी एज कहा जाता है। इस अवस्था में एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं वो अल्टीमेटली ग्रोथ करती हैं और फाइनली दूसरी अवस्था में वो रूपांतरित होती हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं वृद्धि प्रावस्था कहते हैं। पहली प्रावस्था थी प्रोलिफरेशन प्रावस्था, जिसमें समसूत्री विभाजन के माध्यम से प्राथमिक जनन कोशिकाओं ने अपने ही जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण किया। एफएसएच का प्रभाव जब उसको होता है 18 साल की एज में, तो जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं विकसित करके क्या करती हैं? वृद्धि प्रावस्था में एंटर करती हैं। और जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं या हैं, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स हैं, वो उनमें से कुछ कोशिकाएं वृद्धि करके, पोषण प्राप्त करके छोटी कोशिकाओं से बड़ी कोशिकाओं में रूपांतरित होती है, जिसे हम प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। याद रखना होगा हमको। और अल्टीमेटली प्राइमरी ऊसाइट या प्राथमिक जो ऊसाइट है वो तीसरे स्टेज में पहुंचता है, जिसमें हम परिपक्व प्रावस्था भी कहते हैं। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी ऊसाइट था, जिसने न्यूट्रिशन कैरी करके सेल जो है बड़ी हो गई है, वो काय में पहुंच रही है? मैच्योरेशन फेज में पहुंच रही है। और यह क्रिया पूरे जनन काल या 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। प्राथमिक ऊसाइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। पहली कोशिका जो होती है उसे हम द्वितीयक ऊसाइट के नाम से जानते हैं, जो कि बड़ी होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं कि जो मैच्योरेशन प्रावस्था है, जिसमें कि कहीं ना कहीं प्राइमरी ऊसाइट बने हैं, ये आगे चलकर 2 और नई सेल का निर्माण करते हैं, जिसमें एक कोशिका बड़ी होती है और दूसरी कोशिका छोटी होती है। जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम द्वितीयक ऊसाइट के नाम से जानते हैं, और छोटी वाली कोशिका जो होती है उसको हम पोलर बॉडीज कहते हैं। पोलर बॉडीज। ओके, तो जो बड़ी कोशिका है वही आगे चलकर अंडाणु के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और जो पोलर बॉडीज होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। बोला यह गया कि जो पोलर बॉडीज होती हैं वो कहीं ना कहीं विकसित हो रहे अंडाणु को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ओवम को पोषण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। स्टूडेंट, मैं आपको और आगे लेकर चलना चाहता हूं। 3 स्टेजेस हमने समझे, प्रोलिफरेशन प्रावस्था, ग्रोथ प्रावस्था और कहीं ना कहीं मैच्योरेशन प्रावस्था। ये घटना कहां घट रही है? ये घटना कहीं ना कहीं ओवरी के अंदर घट रही है। इस बात को हमें समझना होगा। ये जो घटनाएं हैं ये ओवरी के अंदर हो रही हैं। हमने इस बात को समझ लिया है कि जन्म से प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं विकसित कर वो प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी ऊसाइड बनाते हैं। वो विकास करके एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, या ये कह लें हम कि एक अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, इसके आगे क्या घट रहा है? जो विकसित हो चुका अंडाणु है
वो अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से एक और मैंने एक हार्मोन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं जिसका नाम था FSH, याद रखना पड़ेगा, फॉलिकुलर एस्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो विकसित हो चुका जो ओवम है वो LH हार्मोन के प्रभाव में, विच हार्मोन? LH हार्मोन, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, हिंदी में बोला जाता है अंडोत्सर्ग करने वाला हार्मोन। रिपीट कर रहा हूं मैं, उसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। सो LH हार्मोन के प्रभाव में जो विकसित हो चुका ओवम है वो ओवरी की दीवार को तोड़कर बाहर आता है, याद रखेंगे हम लोग। और अल्टीमेटली जब ये ओवरी की दीवार को तोड़कर बाहर आता है, माफी चाहूंगा, ओके, ओवरी की दीवार को तोड़कर बाहर आता है और फाइनली वो कहां एंटर करता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानवों में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, और उसका उत्तर क्या होगा कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो LH के प्रभाव में कहीं ना कहीं, LH के प्रभाव में कहीं ना कहीं जो ओवम है वो बाहर आया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो गया। जो बचा हुआ ओवम का जो बचा हुआ पार्टिकल होता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, याद रखना होगा आपको, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो येलो कलर के पिंड के नाम से जाना जाता है। आप देख भी पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिख रहा है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसी के माध्यम से एस्ट्रोजन हार्मोन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। याद रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव किसके माध्यम से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम के माध्यम से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव कौन करता है? तो ओवरी के अंदर पाया जाने वाला जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि एक्चुअली एस्ट्रोजन हार्मोन की क्रियाविधि समझाएं या वो क्यों उपयोगी है। और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो अल्टीमेटली जो यूट्रस है, रिपीट कर रहा हूं मैं कि एक्चुअली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्रस की जो आंतरिक दीवार है जिसे हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, यहां पर नई रक्त केशिकाओं को इकट्ठा करने, कोलेस्टेरॉल, फैट को इकट्ठा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम इस चीज को भी समझ सकते हैं कि मंथ के एंड में, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टीमेटली क्या है, और वो एक अलग प्रश्न है, उसको अलग क्लास में हम समझेंगे। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन का लो लेवल ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लो लेवल है ब्लड के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ओके, सो अगर हम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉर्पस ल्यूटियम जो बचा हुआ पार्ट है ओवम का, वो क्या कर रहा है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। सब लोगों को शायद मालूम है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय होता है वो 28 से 30 दिनों का माना जाता है, राइट? तो हो ये रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम आगे चलकर ओवरी के अंदर ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। तो जो घटनाक्रम घटा है उसको मैं कंक्लूड कर दूं कि जो ओवरी है उसका बाहरी क्षेत्र कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला क्षेत्र मेड्यूला कहलाता है। जन्म के पहले से ही जो शिशु फीमेल है उसकी गर्भ के अंदर, उसके ओवरी के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जो कि समसूत्री विभाजन के माध्यम से प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी oocyte बनाते हैं। आगे चलकर ये FSH हार्मोन के प्रभाव में अपने ही जैसी नई कोशिकाओं का विकास करते हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएं डोमिनेंट कर जाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ करके कहना चाहिए दूसरे स्टेज में कन्वर्ट होती हैं, और फाइनली
जो वृद्धि प्रावस्था है वो परिपक्व प्रावस्था के अंतर्गत परिपक्व प्रावस्था में एंटर करती है, जिससे हमको एक ओवम देखने को मिलता है, एक अंडाणु देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं आपको कि सामान्य तौर पर एक अंडाणु के निर्माण में 14 डेज का टाइम पीरियड लगता है, 14 दिन का टाइम लगता है, और 14 दिन के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एलएच कहते हैं, और एलएच के प्रभाव में विकसित हो चुका जो अंडाणु है वो ओवरी की दीवार को तोड़कर बाहर आता है और फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। सामान्य तौर पर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अगर बाय द वे हम एक प्रेगनेंसी को इमेजिन करते हैं तो 9 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि लेबर पेन क्रिएट होता है, और उस लेबर पेन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी की पश्च ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है, वो लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैंने ये भी क्लियर किया आपको कि सामान्य तौर पर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो गर्भाशय की मध्य दीवार को संकुचित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यूट्रस की मध्य दीवार को हम मायोमीट्रियम के नाम से जानते हैं। तो आज के जो प्रश्न थे वो इस लेक्चर में मैंने कहीं ना कहीं कहना चाहिए कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरे प्रश्न भी हैं तो वो आप हमें सलाह दे सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।